कोरोना वायरस के इस दौर में जंग शुरू हो गई है और जंग में हर कोई शामिल है। क्या राजनेता, क्या पत्रकार, क्या पुलिसकर्मी, क्या स्वास्थ्यकर्मी, हर कोई एक कोरोना वॉरियर की तरह लगातार काम कर रहा है। हमारे ब्रजेश पाठक हैं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री और लखनऊ मध्य क्षेत्र के विधायक। लगातार ब्रजेश जी, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया में। जिस तरीके से कोरोना को लेकर के एक लड़ाई शुरू हुई है, आपके उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार है उसमें आप मंत्री भी हैं, एक लड़ाई दूसरे रूप में शुरू हुई। दूसरे राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में चुनौतियां ज़्यादा थी, जनसंख्या के नाते भी, और आप कहें तो संसाधनों को लेकर के बड़ा अभाव था। उन संसाधनों की कमी से भी उत्तर प्रदेश जूझ रहा था, साथ ही साथ श्रमिक बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। तो कैसे उस चैलेंज को आपकी सरकार ने? अचानक जब कोरोना महामारी की बात पूरे दुनिया से धीरे धीरे भारत में आई, फिर प्रदेश में आई, तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो युद्ध स्तर पर तैयारियां की, और उसका आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत ही कम हुआ है। और सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि जो भी इससे पीड़ित हुए, जिनको भी कोरोना वायरस से संक्रमण में आए, वो उसमें ठीक भी अधिकतम लोग हुए हैं। उन्हीं लोगों की मतलब कैजुअल्टी हुई है जो बुजुर्ग थे या पहले से उनको कोई न कोई बीमारी थी। अच्छा, एक जो चीज़ दिखाई पड़ रही है, सड़कों पर बड़ी संख्या में श्रमिक लोगों के अंदर एक पैनिक है, क्योंकि लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। तो क्या चुनौतियां सरकार के सामने आई? अब तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने थी कि उत्तर प्रदेश के लोग सबसे पहले अपने गाँव में रहें, सुरक्षित रहें, उनको खाने की कोई दिक्कत न हो, उनको पानी पीने की दिक्कत न हो, उनको दवाइयों की दिक्कत न हो। पैनिक था कि हम अपने घर वापस जाएंगे। जब कभी भी आप देखेंगे एक ऐसा विपत्ति काल आता है तो लोग अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ढेर सारे लोग विभिन्न प्रदेशों में रह रहे थे, जैसे कोटा में हमारे स्टूडेंट्स थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कहा कि आपको हम सुरक्षित घर वापस लाएंगे, उसके लिए अपने संसाधन से हम लाएंगे। तो पहले कोटा के छात्रों को, फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और आसपास के स्टेट्स में बसेज लगाकर हम अपने लोगों को वापस लाने का काम कर रहे हैं। एक जो बड़ी चुनौती थी, एक नई बीमारी थी, कभी इस तरह का कि महामारी से जंग न हिंदुस्तान ने लड़ा था, न कभी विश्व ने कभी इस तरह की महामारी से अपनी लड़ाई लड़ी थी। आप सब लोगों के लिए एक अनोखे दौर में, खासतौर पर जब आप सरकार में हो, नेतृत्व में हो, जब लोगों की अपेक्षा आपसे बहुत ज़्यादा हो, कितना मुश्किल था इस चुनौती से? दरअसल क्या है कि ये सब ईश्वर की कृपा है कि मुश्किल काम भी आसानी से हो गए। ये बहुत कठिन दौर था, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैनेज किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो निर्देश थे उसको हम लोगों ने अक्षरशः माना, और प्रदेश की जनता को हम लोगों ने सुरक्षित रखा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोरोना वायरस हारेगा और भारत जीतेगा। अच्छा, एक चीज़, जिस अभियान को आपने शुरू किया, एक एमएलए के नाते भी आप लखनऊ मध्य, अगर आप कहें तो लखनऊ का हृदय भी है ये, साथ ही साथ सबकी उम्मीदें भी होती हैं। बहुत सारा वीवीआईपी इलाका भी है, बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर आमतौर पर लोग मानते हैं कि सुविधाएं होंगी। बावजूद उसके एक नई शुरुआत आपने विधायक के तौर पर भी की, एक कम्युनिटी किचन आपके यहाँ 24 घंटे लगातार चलता रहा। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया? सर, जब पहले दिन जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई तो उसके बाद लोगों को बड़ी दिक्कत हुई। दिन भर लोग घरों में फंसे रहे। एक दिन की बात तो कोई नहीं थी, जो भी रोज़ कमाने खमाने लोग हैं उनको एक दिन तो कट गया। लेकिन जब 24 तारीख से लगातार लॉकडाउन की घोषणा हुई तो महसूस हुआ कि लोगों को भोजन कैसे मिलेगा, जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं। तो उनके लिए एक कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई, और इसके साथ साथ अपने स्तर से ही उनको राशन भी भिजवाने का काम किया। एक कंट्रोल रूम खोला, उसकी हमने नंबर मीडिया में जारी किए, सोशल मीडिया पे जारी किए, और तब से लगातार आज तक हमारा जो कम्युनिटी किचन है, पके पकाए भोजन का भी और कच्चे राशन का भी लगातार काम कर रहा है। अच्छा, कुछ ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न हुई जो बहुत विरोधाभासी थी। मसलन आप कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, एक बड़ी चुनौती आई होगी, अदालतें चलना बंद हो गई, संक्रमण के नाते अदालतों को बंद करना पड़ा, तो कानूनी प्रक्रिया भी प्रभावित हुई। तमाम सारे वो ऐसे लोग जो छोटे मोटे अपराधों में जेल के अंदर में बंद थे, उनको बेल पर रिहा करना पड़ा अदालत के आदेश पर। तो ये दोनों जो परिस्थितियां थी, इसमें जो न्याय की प्रक्रिया है, न्याय की जो प्रणाली है, वो कहीं ना कहीं स्थिर हुई। तो आने वाले समय में इसको कैसे शुरू किया जाए? सर, न्यायपालिका ने सबसे अच्छा काम ये किया, न्याय विभाग ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि जो मामले 7 वर्ष से कम सजा के हैं और जो लोग अदालतों में तारीखें न पड़ने के कारण जेल में हैं, उनको तत्काल रिहा कर दिया जाए, और सबको हम लोगों ने रिहा किया। इसके साथ ही साथ जो बहुत अपरिहार्य मामले थे, आवश्यक प्रकृति के थे, अब आप देख रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट्स में भी हमने उन मामलों को रेगुलर कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपनी रिट दाखिल करता है, हम उनके एडवोकेट्स के माध्यम से सुनवाई कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी और यहाँ भी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये लॉकडाउन की
समयावधि समाप्त होगी, अदालतें सुचारू रूप से काम करेंगी। और जो पेंडिंग काम है, हम तो अपने माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र तारीखें डाल करके लोगों को निपटारा करें, और काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि लंबित जो केसेस थे उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, और उसको कम करने की कोशिश लगातार अदालतें बढ़ा करके भी, लोक अदालतों के माध्यम से भी आप लोग कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये सर लॉकडाउन का पीरियड हम लोगों के लिए दुखद है, लेकिन अदालत को ऐसा तो हम निर्देश नहीं कर सकते। लेकिन यदि अदालत हमें कहेगी, माननीय उच्च न्यायालय से कोई अनुरोध पत्र प्राप्त होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और जजेस की संख्या बढ़ाने में सरकार जरूर काम करेगी। कानूनी जो इसका पहलू है, मसलन चार्जशीट फाइल करने की एक अपनी मियाद होती है, उस मियाद के अंदर तो अब पुलिस और बाकी सारा तंत्र तो दूसरे काम में लग गया, तो अब उस प्रक्रिया में भी आपको छूट की जरूरत पड़ेगी अदालत से। दरअसल क्या है कि और कानूनी जो चार्जशीट है, जो 90 दिन में दाखिल करना होता है, उस पर थोड़ा रुकावट तो आई है, लेकिन लोगों ने समय से काम करके अपने लगभग दाखिले पूरे कर दिए हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि कोई दाखिल नहीं कर पाया है तो उसके लिए हम अलग से विचार करेंगे। कुछ ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बहुत जगहों पर अभी बात शुरू हो गई है, अदालतें शुरू भी हों, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन। मतलब जो हमारे बार काउंसिल है और उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के जो विभिन्न सदस्य लोग हैं, जो जनपद में बार एसोसिएशन है, सबसे संपर्क में हम लोग हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में अपनी गहरी रुचि ली है, और हम लोग लॉकडाउन का जो नियम है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, उनको पालन करके लॉकडाउन के अवधि के बाद हम लोग अपना काम धीरे धीरे शुरू करेंगे। अच्छा, एक सियासत जो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, खास तौर पर श्रमिकों को लेकर के, जब लोगों को ये लगा कि वोट बैंक सड़कों पर आ गया है, आप गरीब आदमी को वोट से ज़्यादा आमतौर पर सियासी दल नहीं समझते, इस तरह की टिप्पणियाँ बहुत आती हैं सार्वजनिक तौर पर। एक दौर शुरू हुआ जब बसों की सियासत शुरू हुई, एक दौर जब शुरू हुआ जब श्रमिकों की सियासत शुरू हुई, ट्रेनों की सियासत शुरू हुई, कभी ट्रेनों के टिकट को लेकर, कभी बसों को बॉर्डर पर खड़ा करके, तो कभी श्रमिकों की बड़ी संख्या को लेकर के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बीएसपी हो, आपकी सरकार को लगातार निशाने पर। दरअसल कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी दल हो, लगातार वो इस प्रयास में रहते हैं कि कुछ खबर छप जाए, कुछ मीडिया में चल जाए, क्योंकि जनता ने उन्हें कई चुनाव में हाशिए पर डाल दिया, धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दूसरे विपक्षी दल हो। उन लोगों ने केवल बयान जारी करके मीडिया की सुर्खियां बटोरना उनका अर्थ रहा है। बसेस के मामले में आपने देखा होगा, कांग्रेस पार्टी ने जो सूची भेजी उसमें ढेर सारी सूची फ्रॉड थी, फेक थी, और उसके बाद राजस्थान से जो बच्चे आए थे उसका उन्होंने बिल भेज दिया, जबकि डीजल का पेमेंट हमने उसी दिन उन्होंने कर दिया था, और शेष भुगतान भी उनकी डिमांड पर हमने कर दिया है। ये दुखद है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी श्रमिकों को कहती है कि हम वापस निःशुल्क लाएंगे, फ्री में बसेस दे रहे हैं, दूसरी तरफ बिल रेज करके पैसे मांगती है। दुखद है, फिर भी यूपी गवर्नमेंट ने पेमेंट कर दिया है। इनकी दोहरी मानसिकता झलकती है, दुखद है, और आने वाले समय में जनता उनसे जरूर इस बात का जवाब मांगेगी। कितना मुश्किल रहा होगा पहली या दूसरी बार जब आप लोग कैबिनेट की बैठक में बैठे होंगे, सबके चेहरे पर, सबके माथे पर पसीना होगा। हाँ, तनाव तो था, लेकिन कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि हम लोग निपट नहीं पाएंगे। एक हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर जो कर सकती थी उत्तर प्रदेश सरकार, वो किया है। बीजेपी एज पार्टी, तमाम सियासी दलों ने इस दौर में समाज सेवा का भी काम किया, लोगों से जुड़ने का, अपने कार्डर का उपयोग करके बहुत सारे लोगों की मदद करने का। बीजेपी एज यूनिट किस तरीके से काम होगा खासतौर पर इस दौर में? हम लोग लगातार अपने कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्ष से, बूथ अध्यक्ष से लगातार संपर्क में रहे, और कहीं कोई भूखा न रह पाए, कोई कहीं भूखा न सोए, उसका सारा इंतजाम हमारी पार्टी ने किया। और किसी भी स्तर पर हम लोग जाने के लिए तैयार थे कि कहीं से भी हम खाना बनाएंगे और कच्चा राशन जो जरूरतमंद उन तक देंगे। एक आरोप विपक्ष लगातार आपकी सरकार पर लगाता है कि उसका सहयोग लेने की कोशिश नहीं किया। दरअसल विपक्षी दल स्वयं में मतलब कंफ्यूज्ड है, उनके पास न कार्यकर्ता हैं, ना उनकी कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है, ना उनके मन में इच्छा है कि लोगों की मदद करना है। केवल बयान जारी करके इस तरीके के सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, और जनता उनकी असलियत को अच्छी तरह समझ चुकी है। नहीं, पर जो बात वो ये कह रहे हैं कि आपने कभी जिस तरह मंत्रियों के साथ बैठते हैं, आपने कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या कोई जो है सभी दलों के नेताओं के साथ बैठ करके बात करना उचित नहीं समझा। क्या है कि अखिलेश यादव ने विधानसभा हम जानते हैं उनकी वर्किंग किस ढंग से है, हमेशा डिस्ट्रक्टिव माइंडेड वो लोग रहे हैं। उन लोगों ने कभी सकारात्मक या रचनात्मक राजनीति नहीं की है। उत्तर प्रदेश के लोग उनको अच्छी तरह समझ चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास, हमारी सरकार के पास बड़ी टीम है, पर्याप्त टीम है, अनुभवी लोग हैं। हमने बेहतर ढंग से इस लड़ाई को लड़ा है, और उत्तर प्रदेश ने ये करके दिखा दिया है कि विषम परिस्थितियों में भी हम सीमित संसाधनों में बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। अब जब बड़ी संख्या में लोग घर बैठ गए हैं, बेरोजगार हैं,
तमाम दूसरे जगहों पर काम करने वाले जो प्रवासी श्रमिक थे वो घर वापस लौट आए हैं, तो एक बेरोजगारी बड़ी चुनौती होगी आपके सामने। उस चुनौती से कैसे आप जानते हैं कि हमारे पास मनरेगा के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के संसाधन हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब श्रमिकों को वापस लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की तो उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा में कम से कम 50 लाख लोगों को तत्काल रोजगार प्रदान किए जाए। और मुझे प्रसन्नता है बताने में कि लगभग 50 लाख लोगों को अब तक रोजगार मनरेगा के माध्यम से दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो हमारे श्रमिक बाहर से आ रहे थे, जैसे ही बसें से उतरते थे उनकी हम मेडिकल स्क्रीनिंग करते थे। इसके बाद उनका नाम, पता, फ़ोन नंबर लिखते थे। एक कॉलम और उसमें था रजिस्टर में कि आप किस व्यवसाय में, किस कार्य में दक्ष हैं। जैसे कोई थेवई है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, या कोई कपड़े का कारीगर है, कोई धोबी है। तो अलग अलग तरीके के जो कारीगर थे उनका हमने सूचीबद्ध किया। और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि हम उनको उनके जनपद में, उनके गांव में ही रोजगार प्रदान करेंगे। इसके लिए एसएमईज का हम लोगों ने संपर्क साधा है, उस माध्यम से काम कर रहे हैं। इसके अलावा ओडीओपी के माध्यम से भी हम लोगों को गांव में ही और उनके ज़िले में ही रोजगार देने का काम कर रहे हैं। जो रोजगार को लेकर के बातचीत हो रही है, सरकार ने कहा है कि करीब 30 लाख लोगों को वो स्थानीय रोजगार देने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे लोगों को भारत सरकार ने जो पैकेज दिया है प्रधानमंत्री की ओर से, उस पैकेज के माध्यम से भी एसोसिएट करने की बात कही जा रही है। लेकिन इस बड़ी संख्या को, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, छात्र भी अपने घरों को लौट गए, श्रमिक भी जो तमाम जगहों पर काम कर रहे थे वो लौट गए, इन्वेस्टमेंट अभी रुका पड़ा है, लॉकडाउन की तमाम सारी प्रक्रिया अभी चल रही है और इसको खोलते खोलते भी अभी काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो सामान्य स्थितियों को लाने के लिए जो परिस्थितियाँ हैं, इसमें आम जन को भी प्रशिक्षित करने के लिए, सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, इसके लिए क्या सरकार कर रही है? आम जनों ने तो बड़ा ही अच्छा अनुभव दिया है उत्तर प्रदेश में। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों ने जिस ढंग से कोरोना की महामारी में हमारा साथ दिया है, कि सब लोगों ने मास्क लगाना सीख लिया, सब लोगों ने फेस को ढकना सीख लिया अगर मास्क उपलब्ध नहीं है, सभी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की नीति को अपनाया है और लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि कोरोना महामारी से लड़ाई में आपने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया है। अच्छा, ये कहा गया शुरुआती 2 चरणों में कि तबलीगी जमात के मुद्दे को उछाल करके बीजेपी ने इसका भी राजनीतिकरण करने नहीं, बिल्कुल राजनीतिकरण जैसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना महामारी से निपटने के बजाय ये मानते हैं कि उनका मजहब ऊपर है। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार और हमारे 23 करोड़ जो प्रदेश के लोग हैं वो अच्छी तरह समझ चुके हैं कि कौन लोगों ने प्रदेश को डिस्टर्ब किया है। और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सरकार के उन जिम्मेदार अफसरों को जिन लोगों ने बेहतर ढंग से तबलीगियों को चिन्हित किया, उनको इलाज कराया और उनको सकुशल घर वापस भेज रहे हैं। 2 कानून आप ले आए इस बीच, कोरोना वॉरियर्स को लेकर के भी और जो मेडिकल स्टाफ था उसको लेकर के भी। उसकी ज़रूरत क्यों महसूस? असल जो हमारा एपेडमिक एक्ट है ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था, एपेडमिक डिजीज एक्ट। उस समय से अब तक इसका उपयोग नहीं हुआ था। लोग बताते हैं कि शायद 1920 के आसपास या 1918 के आसपास स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद अभी ऐसी स्थिति अपने भारत में नहीं बनी। तब क्या था मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अब भी देखा गया है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है या पुलिसकर्मी हैं या जो सहायक हैं जो कोरोना वारियर के रूप में काम कर रहे हैं, उन पर तरह तरह के लोग हमले कर रहे हैं। जैसे मुरादाबाद की घटना हुई, कुछ घटनाएं कानपुर में हुई और प्रदेश के विभिन्न अंचलों में ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई कि लोग कोरोना वॉरियर्स पर इलाज में सहायता देने के बजाय उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन पर थूक रहे हैं, कपड़े उतार करके नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए, कठोर दंड देने के लिए इस कानून में संशोधन करना पड़ा और इस कानून का कड़ाई से उत्तर प्रदेश ने पालन किया है। हमने तो ये तय किया था कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना वॉरियर्स पर हमले करेगा या गलत ढंग से व्यवहार करेगा तो हम परिस्थितियों के अनुसार रासुका तक लगाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। एक अपील हमारे न्यूज़ 1 इंडिया के दर्शकों से अगर आप के माध्यम से करना चाहें, खासतौर पर सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहें, जिस तरह का दौर ये चल रहा है तनाव का, कैसे लोग उभरे? हम उत्तर प्रदेश के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, कृपया जो सरकार के नियम कानून हैं उनका पालन करें। ये मुसीबत का समय है, संकट का दौर है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने और देश ने बहुत बेहतर ढंग से लड़ाई लड़ी है और हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि भारतवर्ष के लोगों में जो इम्यूनिटी क्षमता है बहुत अधिक है। जहां विदेशों में त्राही त्राही हो रही है और भारत के लोग कोरोना से प्रभावित होकर के सकुशल घर वापस आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील जो आमतौर पर वकील और आम जनता भी कर रही है, अदालतें कब तक खुल जाएंगी? कानून मंत्री से आश्वासन चाहते हैं। लॉकडाउन पीरियड जैसे ही समाप्त होगा और
हम आपको सूचना देंगे। दरअसल ये हम अपने माननीय उच्च न्यायालय की जो अनुरोध पर करते हैं, उच्च न्यायालय समय समय पर हमसे बात करते रहते हैं और मुझे लगता है कि लॉकडाउन की जैसे ही समाप्ति की घोषणा होगी, ज़रूर अदालतों का काम शुरू होगा। धन्यवाद। दिए थे हमारे साथ ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश से कानून मंत्री और लखनऊ मध्य से विधायक, जिन्होंने अपने काम से और अपनी छवि से इस बात को कहीं ना कहीं परिलक्षित किया है किस तरीके से एक जनप्रतिनिधि चाहे तो एक बड़ा बदलाव आ सकता है, किस तरीके से न सिर्फ एक मंत्री, एक विधायक, बल्कि एक आम कार्यकर्ता के तौर पर भी अगर आप सामने जनता के बीच जाते हैं तो एक नई छवि आपकी निखर करके लोगों के सामने आती है। नमस्कार।